Good morning to all of you. मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो विजिबल होगा। Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. ओके, ध्यान से सुनिए। मैं लास्ट क्लास में व्हाट इज अकाउंटिंग वो बताया था। बहुत सारे स्टूडेंट फोन किए थे, जिसके बेसिस में मुझे लग रहा है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का फंडामेंटल बहुत हाल खराब है। मतलब लास्ट ईयर का कुछ किया ही नहीं है। टेंशन मत लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग सबको दिमाग में रखते हुए ही काम करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का जो जर्नल एंट्रीज, आई थिंक जर्नल एंट्रीज को हम लोगों को कवर करना चाहिए। कैसे जर्नल एंट्रीज होते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट जर्नल को, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस बोलता है, रट्टा मार के याद करके रखा है, ये होगा तो यही होगा। नहीं, हम लोग देखेंगे जर्नल एंट्री का डेवलपमेंट कैसे होगा। तो हम एक एक करके आते हैं। 4-5 कंपोनेंट में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उसके बाद मैं जर्नल एंट्री में डायरेक्टली जाऊंगा। उससे पहले मेरा थोड़ा छोटा छोटा काम 5 आइटम का बेस में प्रिपेयर करूंगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल क्लास का। आज बेसिक क्लास नंबर 2, 4 तारीख है 10/2021। यहां पर हम लोग क्या बात करेंगे? हम लोग इंडिविजुअल आइटम बेसिक आइडिया के ऊपर जाएंगे। फाउंडेशन को क्लियर करिए, मेरा बात समझ के चलिए। फाउंडेशन अगर क्लियर है, आपको कहीं पर किसी जगह में प्रॉब्लम नहीं होगा। जस्ट सिर्फ मुझे रेफरेंस देना पड़ेगा, बेटा याद करो मैंने वो बोला था, आप बोलेंगे यस सर। चलिए, फर्स्ट आता है फंडामेंटल। एक बिजनेस का फंडामेंटल क्या है जिससे आपका ट्रांजैक्शन होता है? आप बोलेंगे 3 आइटम फंडामेंटल है, एक एसेट, एक लायबिलिटी और तीसरा इक्विटी, जिसको आप कैपिटल से नाम पे भी जान सकते हैं। तो 3 आइटम इंपॉर्टेंट है, एक एसेट्स, दूसरा लायबिलिटी एंड तीसरा इक्विटी। तो चलिए हम लोग एक एक का मतलब समझते हैं, तो बिजनेस का पैटर्न समझेंगे। व्हाट इज एसेट? एसेट क्या होता है? एसेट होता है रिसोर्सेस, संपत्ति, जो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में होगा। मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट में सोच रहा हूं, उसके कंट्रोल में होगा एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट ट्रांजैक्शन। मतलब आपने शायद प्रीवियसली इनकर्ड किया होगा, एक्सपेंडिचर किया होगा, प्रीवियसली एक्वायर किया होगा, परचेस किया होगा, व्हाटएवर, फ्रॉम व्हिच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू द ऑर्गेनाइजेशन। तब उसका से क्या होगा? फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन में इकोनॉमिक बेनिफिट, मतलब जिससे आप बेनिफिट डिराइव करेंगे। तो हम सब एक साथ बोलेंगे एसेट का मतलब क्या है? एसेट का मतलब है दैट इज कंट्रोल बाय एंटिटी। मतलब वो एक रिसोर्सेस है जो एंटिटी कंट्रोल करता है। मतलब एंटिटी चाहे तो उसको बेच सकता है, एंटिटी चाहे तो उसको यूज कर सकता है, एंटिटी चाहे तो उसको बिना यूज करके भी रख सकता है, कोई कुछ बोलने के लिए नहीं आएगा। मान लीजिए आपका एक घर है, वो आपके कंट्रोल में ही होगा, तो क्या ये आपका एसेट है? चलिए सबके लिए इंडियन बिरयानी का दुकान लेके आते हैं। इंडियन बिरयानी के दुकान में जो दुकान है, वो इंडियन बिरयानी का जो मालिक है, वो इस मालिक का ही, उस कंपनी का ही, इंडियन बिरयानी प्राइवेट लिमिटेड, वो कंपनी का ही एसेट है। बिकॉज ये कंपनी उसको क्या किया है, कंपनी चाहे तो एसेट को बेच सकता है, रेंट में दे सकता है, जो चाहे कर सकता है, दैट इज एसेट। क्या ये कंट्रोल बाय एंटिटी है? यस, कंट्रोल बाय एंटिटी है। सर मेरा एक सवाल है, बिरयानी के दुकान में एक सामने एक रास्ता है जहां पर गाड़ी खड़ा रहता है, और वहां से सबसे ज्यादा गाड़ी जो खड़ा रहता है उस दुकान के सामने, वो इंडियन बिरयानी का ही दुकान का कस्टमर का गाड़ी है, और स्विगी का आपका बाइक ही खड़ा रहता है। क्या मैं बोल सकता हूं क्या ये एसेट है?
क्या कंट्रोल ऑफ द एंटिटी है? क्या इंडियन बिरयानी चाहे तो रास्ते को बेच सकता है, चाहे तो रास्ते को लीज में दे सकता है, चाहे तो रास्ते को रेंट में दे सकता है? डू यू एग्री? नो सर, नो सर। सर चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकता। तो एसेट आर द रिसोर्सेस controlled by the entity as a result of past transaction from which future economic benefit are expected to the flow to the organization. उस बिल्डिंग कैसे कंपनी ने एक्वायर किया? सर वो बिल्डिंग कंपनी ने एक्वायर किया, प्रोबेबली कंपनी ने परचेस किया होगा और शायद कंपनी ने उसको कंस्ट्रक्ट किया होगा। तो एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट ट्रांजैक्शन क्या वो बिल्डिंग से फ्यूचर बेनिफिट मिलता है? यस, बिकॉज वो बिल्डिंग यूज करके ही तो उसका सेल है। तो फ्रॉम विच इकोनॉमिक बेनिफिट, मतलब जो इमोशनल बेनिफिट नहीं। सर मुझे दोस्त को अच्छा लगता है, बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड को अच्छा लगता है, इसका कारण ये नहीं है उसको पैसा देगा ना, एक इमोशनल बेनिफिट मिलता है। मैं वो इमोशनल बेनिफिट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मुझे पैसा 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 का बेनिफिट चाहिए। रियल बेनिफिट सर, रियल बेनिफिट जो एक्चुअली पैसा के टर्म्स में आएगा, that is a benefit. I am not talking sentimental benefit, I am not talking about emotional benefit, I am not talking about other benefits, I am talking the benefits which in measurable in terms of the money. तो ये तीन कंडीशन जिसके ऊपर सेटिस्फाई करता है वो मेरा एसेट बन जाएगा। चलो एक एक करके एग्जांपल लेते हैं। एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, प्लांट एंड मशीनरी क्या उसका एसेट है? यस सर, Yes, sir. ये तीन कंडीशन, तीन कंडीशन फॉलो करके बोलिएगा, जो भी बोलेगा ये तीन कंडीशन फॉलो करके बोलेगा। नो सर। सॉरी, क्या प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स है कंपनी का? Yes, sir. यस सर, यस सर, Yes, sir. Yes, sir. कारण क्या है? सर प्लांट एंड मशीनरी एक रिसोर्स है और इसको कंपनी कंट्रोल कर सकता है, अपने मर्जी से सेल कर सकता है, अपने मर्जी से यूज कर सकता है, अपने मर्जी से रेंट में दे सकता है। वॉट एवर दे कैन डू, वॉट एवर दे विश टू डू दे कैन डू। देखना क्या ये एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट ट्रांजैक्शन में हुआ? यस, मैंने प्रोबेबली शायद परचेज किया होगा। क्या वहां से मैंने फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ले सकता हूं? यस, प्लांट एंड मशीनरी से मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज प्लांट एंड मशीनरी के जो गुड्स में बनाऊंगा वो मैं बाहर बेचूंगा, वहां से मेरा बेनिफिट आएगा। ओके, चलिए सर मान लेते हैं मैंने प्लांट एंड मशीनरी परचेज नहीं किया, प्लांट एंड मशीनरी रेंट में लिया, मुझे लॉन्ग टर्म रेंट। मुझे बताओ ये रेंटेड प्लांट एंड मशीनरी क्या मेरा एसेट है? करेंट लाइबिलिटी सर। मैंने तो समझाया नहीं बेटा, जितना मैंने समझाया उसके भीतर रखो। जैसे सिखा रहा हूं थोड़ा कंट्रोल करके उतना सीखो, देखो तुमको समझ में बहुत अच्छी तरह से आएगा, किसी को सिखा सकोगे। क्या आपने प्लांट एंड मशीनरी जो किराए में लिया है व जो बिल्डिंग किराए में लिया है वो क्या आपका एसेट हुआ? नो सर, नो सर, क्यों? नो सर। क्यों? नो सर। कौन सा कारण के लिए कंट्रोल नहीं हो कर गया? सकते कौन सा कारण के लिए? सर, करेंट एसेट होगा। अरे मैंने तो करंट का एसेट का चर्चा किया ही नहीं, क्यों सामने ला रहे हो बेटा? जितना तक करा रहा हूं उतने रहो, देखो कितना स्मूथली सीखोगे। मैंने करंट एसेट के बारे में आपके सामने कुछ रखा है? नो, करंट एसेट का मतलब भी आप नहीं जानते, उल्टा पुल्टा बोल देते हो। नो, जैसे सिखा रहा हूं उसमें सीखो। क्या मेरा रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी मेरा एसेट हुआ? No, sir. No, नहीं sir. हुआ, बिकॉज दो कारण है। नो सर, ये रिसोर्स है मेरे लिए, तभी होगा। क्या ये कंट्रोल बाय द एंटिटी? क्या एंटिटीज को कंट्रोल No, sir. चाहे वो प्लांट एंड मशीनरी दे सकता है, क्या वो प्लांट एंड मशीनरी को दूसरे को बेच सकता है बा यूज कर सकता है? No, sir. No, sir. नो सर, No, तो ये sir. कंट्रोल बाय द एंटिटी नहीं है। एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट ट्रांजैक्शन, ठीक है मैंने रेंट एग्रीमेंट किया है, फ्रॉम व्हिच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो द ऑर्गेनाइजेशन। सर फ्यूचर तो नहीं होगा, मैंने तो 1 साल का रेंट दिया है, 1 साल। फ्यूचर मतलब 1 साल से ज्यादा, फ्यूचर मतलब
अनफोर्सिन, इनफाइनाइट लाइफ, इनफाइनाइट लाइफ। कौन है? हेलो, जल्दी बोलो, क्लास में हूं, गुड मॉर्निंग का टाइम नहीं है मेरा। फिर से ज्वाइन करो, लेट में ज्वाइन करोगे यही प्रॉब्लम होगा, बहुत सारे लोग घुस गए हैं। ज्वाइन करो, ज्वाइन करके खड़ा रहना पड़ेगा 5 मिनट। तो क्या वो मेरा एसेट्स है? नो सर, एसेट तो नहीं है। ओके, मेरा डेटर्स, कस्टमर, क्या मेरा एसेट है? Yes, sir. क्यों? Yes, sir. सर, कंट्रोल बाय एंटिटी, बिकॉज उसको अगर मैं बोलूंगा पैसा जितना देना है उतना ही पैसा देगा, मतलब जो ड्यू है। एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, यस। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, यस, मुझे पैसा Yes. देगा फ्यूचर में, तो एसेट है। अच्छा, स्टॉक? Yes, sir. Asset है. Yes, asset है sir. एसेट है सर। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स क्या क्या होगा आप लोग बोलिएगा। सर, लैंड एंड बिल्डिंग। अच्छा, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, फर्नीचर Debtors. क्यों एसेट है? धीरे धीरे, आस्ते आस्ते। फर्नीचर क्यों एसेट है? बोलो बेटा। सर, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये मेरा रिसोर्स है, ये मेरे कंट्रोल। सर, कंट्रोल इन व्हाट फॉर्म? सर, कंट्रोल में उसको बेच सकता हूं, मैं उसको दूसरे को किराए में दे सकता हूं, सो दैट इज माय कंट्रोल। ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। एज अ रिजल्ट ऑफ कॉस्ट ट्रांजैक्शन, यस, मैंने खरीदा था एक बार। ओके, फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, यस, मुझे बेनिफिट मिलता है, इकोनॉमिक बेनिफिट। सर, क्या बेनिफिट मिलता है? वो क्या प्रोडक्शन काम में आता है? अरे भाई, अगर आपके पास फर्नीचर नहीं रहेगा तो आप बैठेंगे कहां पर? तो बैठने के लिए आपको किराए में चेयर लेके आना पड़ेगा। तो किराए में चेयर लेके आने का मतलब आपको किराया देना पड़ेगा, तो इनडायरेक्टली आपको सेव कर रहा है। अगर आपके पास चेयर है Yes, sir. तो आपको किराए में चेयर लाना नहीं पड़ेगा, तो इट कैन सेव। फ्यूचर में आपका पैसा आउटफ्लो नहीं है, तो दैट्स व्हाई फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है इन दैट सेंस। और क्या है? फिटिंग्स। Okay, sir. अच्छा, बोलो तो फिटिंग्स का मतलब क्या होता है? फिटिंग्स का मतलब फर्नीचर तो जानते हो, सर ये फिटिंग्स क्या होता है? फर्नीचर को काट का होता है, लेकिन जो लाइट का शेड होता है, उसको, उसका ट्यूब लाइट्स होता है, नियॉन साइंस होता है, ये सब क्या होता है? फिटिंग्स के भीतर आता है। इसलिए इसका नाम होता है फर्नीचर एंड फिटिंग्स। इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स मतलब सर टूल्स। इक्विपमेंट मतलब टूल्स, और टूल्स का मतलब क्या होता है? सर, कोई सामान जिसको हम लोग सर औजार। टूल्स मतलब सर, अगर आपका काम करने के लिए जो छोटा छोटा आइटम लगता है उसको हम लोग टूल्स बोलते हैं। इक्विपमेंट मतलब रिलेटिंग टू ऑफिस, कंप्यूटर, आपका कैलकुलेटर, ये आपके लिए क्या है? इक्विपमेंट, दैट इज टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। और डेटर्स और कैश। सर, क्या कैश आपका एसेट है? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. इस्तेमाल कर सके। फ्यूचर में स्टॉक क्यों? सर, ये मेरा रिसोर्सेस है। स्टॉक मतलब मेरा रिसोर्सेस है, कंट्रोल बाय द एंटिटी। एंटिटी चाहे तो बेचेगा, एंटिटी चाहे तो यूज करेगा, एंटिटी चाहे तो फ्री में देगा, व्हाटएवर दे कैन वांट टू डू दे कैन डू। और इन्वेस्टमेंट सर, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्डिंग सर। मैंने लिख दिया, देख बेटा। बिल्डिंग कितना बचे? ठीक है, धीरे, कोई हड़बड़ी नहीं, सब यहाँ का पंडित कोई नहीं है। यहाँ पर पकड़ूंगा तो सब पागल हो जाओगे, एकदम नहीं। हम लोग छोटे इंसान हैं,
छोटे छोटे पढ़ेंगे, हम लोग से बहुत ज्यादा नहीं होता है सर, हम लोग छोटा छोटा करके एक दिन बहुत बड़ा होंगे, अभी पॉसिबल नहीं है। इन्वेस्टमेंट मतलब मैं बिजनेस नहीं करूंगा, आप लोग माइक बंद रखिए, मैं बिजनेस नहीं करूंगा, लेकिन मैं पैसा दूंगा दूसरे को, सो दैट वहां से मेरा इनकम आया, दैट इज मेरा सरप्लस एसेट था, वो सरप्लस मैंने क्या किया, किसी का बिजनेस में लगाया, दैट इज मेरा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर, फिक्स्ड डिपॉजिट, ये सब ये इसका क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट से। एक्सपेंसेस, नाम तो सुने होंगे आप लोग। यस सर। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब Yes, क्या sir. है? सर वो सर, जो तो हम पहले वाले हम लोग पे कर एडवांस देते में हैं, एडवांस पे कर देते क्यों ये एसेट में आएगा, मुझे लॉजिकली समझाइए, लॉजिकली समझाइए। सर, क्योंकि वो मेरा एसेट है ना सर, इसीलिए। होल्ड धीरे, इमोशन को कंट्रोल करिए, मैं जानता हूँ आप लोगों को भावना बहुत है, इसलिए मैं आप लोगों को इतना प्यार करता हूँ। धीरे धीरे, आप प्रीपेड को एसेट बोल रहे हैं, आप ये बोल के सर वो तो एसेट है, लेकिन सर ऐसे बोलने तो नहीं होगा, इसका मतलब क्यों, इसका मतलब आपके दिमाग में समझने के लिए जो पॉइंट है आपको घुमाना पड़ेगा। क्या ये कंट्रोल बाय द एंटिटी है? यस, ये एंटिटी के कंट्रोल में है। क्या ये एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट ट्रांजैक्शन है? यस, एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट ट्रांजैक्शन है, कभी पर ज्यादा पेमेंट किया होगा। बेटा ध्यान से सुनिए, ये क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग अगर खुद के भीतर कंट्रोल नहीं रख सकते हैं, बार बार माइक ऑन कर देते हैं, तो मान के चलिए आप तो बहुत बड़ा पंडित है, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, प्रोबेबली शायद दिमाग में रखा ये ठेला लेके रास्ते में बैठूंगा, लेकिन बहुत सारे को तो ठेला मैन्युफैक्चर करना है, वो रास्ते में नहीं बैठाएगा, तो क्यों दूसरे का बर्बाद कर रहे हो? मैं जानता ही हूँ पढ़ाई लिखाई बिना करके आना है ये केस, लेकिन जो लोग जानना चाहते हैं, डीपली सोचना चाहते हैं, क्यों उसको बर्बाद कर रहे हो बेटा? ये थोड़ी हम लोगों का हक में आता है। कंट्रोल रखिए। अगर माइक से ऑन कर रहे हो, घर में अगर प्रॉब्लम चिल्ला मिल्ली हो रहा है, रास्ते में हो, मत बात कीजिए, ध्यान से सुनिए। प्रीपेड एक्सपेंसेस, मुझे बहुत सारे का जिंदगी देखना पड़ता है, वो लोग कुछ बनना चाहता है, वो लोगों को चार्टर अकाउंटेंट बनना है, वो लोगों को कॉस्ट अकाउंटेंट बनना है, वो लोगों को कंपनी सेक्रेटरी बनना है, वो लोग ऐसा जिंदगी नहीं बिता सकता। आज परिश्रम करोगे तो 5 साल बाद आराम के मुंह देखोगे। सर प्रीपेड एक्सपेंसेस क्यों मेरा एसेट है, वो तो बोलिए। कंट्रोल बाय द एंटिटी एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट ट्रांजैक्शन फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मुझे मिलता है। अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मुझे मिलता है, क्या बेनिफिट मुझे कम पे करना पड़ेगा, दैट इज फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूं, दैट इज मेरा, दैट्स व्हाई मेरा प्रीपेड एक्सपेंसेस मेरा एसेट हुआ। एक्रूड इनकम, ये भी मेरा एसेट क्यों है? ये कंट्रोल बाय द एंटिटी, एंटिटी चाहे तो उसको छोड़ सकता है, बोला नहीं मुझे इनकम नहीं चाहिए। मान लीजिए जिस ट्यूशन के पास, सर के पास आप लोग पढ़ते थे, मैंने तो अभी ट्यूशन लेने के लिए ना बोला है, मान लो उस ट्यूशन टीचर के लिए 3 महीने का पैसा नहीं दिया फाइनेंशियल कारण के लिए, वो ट्यूशन टीचर चाहे तो बोल सकता है बेटा मुझे पैसा मत दे, दैट इज इसके उसके कंट्रोल में रहेगा, तो इसका कंट्रोल का मतलब है वो उसका कंट्रोल में है। क्या एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट ट्रांजैक्शन? यस, वो आपको पढ़ाया था, दैट्स व्हाई एक्रू हुआ है। आप अगर छोड़ देते ट्यूशन, थोड़ी एक्रू होता। फ्रॉम विच फ्यूचर एनी इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, क्या इकोनॉमिक बेनिफिट मिल सकता है? आप फ्यूचर में उसको पैसा देंगे, बिकॉज बाकी है, फीस अभी तक नहीं दिया, 4 महीने का फीस बाकी है, तो जब फीस आप दे देंगे तो फ्यूचर में उसको बेनिफिट मिल सकता है, सो दैट्स व्हाई इट इज अ एसेट। तो एक्रूड इसको बोलते हैं, एक्रूड इनकम का कॉन्सेप्ट। तो ये जितना मैंने कराया है सभी आपका एसेट। और क्या हो सकता है? सर इन्वेंटरी, गुडविल,
सर बिल्डिंग सर बिल्डिंग बिल्डिंग Wages. मैंने लिया है, बार बार बिल्डिंग मत बोल बेटा, एक बार। अच्छा Wages. चले, Wages. और क्या आता है? होल्ड, धीरे 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 धीरे। एडवांस टू सप्लायर, आप सप्लायर को एडवांस दिया, हो ही सकता है, यस और नो? एडवांस को सप्लायर को अपने एडवांस में पैसा दे दिया, क्या ये आपका एसेट है? क्या ये आपका एसेट है? तो मुझे बैक करके जाना पड़ेगा, क्या मेरा 3 कंडीशन फॉलो कर रहा है? क्या कंट्रोल बाय द एंटिटी है? यस, मैंने पैसा दिया, मैं चाहूं तो एडवांस वापस भी ले सकता हूं। एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट ट्रांजैक्शन, यस, मैंने जब पैसा दिया था तब ट्रांजैक्शन किया था, एडवांस को पैसा देने के बाद ही एडवांस बनता है। क्या फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा? यस, उससे मेरा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। क्यों फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा सर? बिकॉज सर फ्यूचर में मैं जब परचेस करूंगा तब उस परचेस प्राइस से वो एडजस्ट हो जाएगा, सो वहां से मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। ओके, दैट इज एडवांस फ्रॉम सप्लायर। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल्स, आप लोग जानते हैं पेमेंट का 2 फॉर्म होता है, कैश और बैंक, और एक एडिशनल फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं बिल रिसीवेबल, जिसका और एक भी नाम है प्रॉमिसरी नोट्स। इसका मतलब है आपका कस्टमर, आपका डेटर्स, आप जिसको सेल किया है, वो कैश और बैंक के जगह आपको एक लेटर देता है, एक कागज देता है जिसका नाम होता है बिल रिसीवेबल, जिसमें वो लिखता है आई प्रॉमिस टू पे अ सम ऑफ रुपीज दैट। तो आई प्रॉमिस टू पे, देखिएगा आपके पास किसी के पास पैसा का नोट्स है और एनीथिंग अगर पैसा है 100 रुपए का और 50 रुपए का, देखिएगा जहां पर गांधी जी का छवि है उसके नीचे एक वर्ड लिखा है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 500 रुपीज। मतलब मैं ये कागज का टुकड़ा जिसके पास रहेगा उसको मैं 500 रुपया उसको दूंगा, दैट इज द कागज का टुकड़ा। तो ऐसे ही बिल रिसीवेबल का कॉन्सेप्ट में वहां पर, ये तो यहां पर सिग्नेचरीज है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन बिल रिसीवेबल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं रहता है। बिल रिसीवेबल में ये कौन प्रॉमिस कर रहा है? आपका कस्टमर प्रॉमिस कर रहा है। आपका कस्टमर ऑर्डिनरी नहीं है, आपका कस्टमर शायद रिलायंस इंडस्ट्री है, आपका कस्टमर शायद बिरला है, आपका कस्टमर शायद हिंदुस्तान लीवर है, आपका कस्टमर शायद सिप्ला प्राइवेट इंडिया लिमिटेड है, आपका कस्टमर शायद आईटीसी, जिसका बाहर में बहुत नाम है, बैंक के पास उसके बैंक में उसका बहुत नाम है। देन वो पैसा लेके आप चाहे तो बैंक से उसको डिस्काउंट करके भी पैसा ले सकते हैं, तो इसका नाम बिल रिसीवेबल है। तो क्या ये बिल रिसीवेबल एसेट है? यस। कंट्रोल बाय द एंटिटी, एंटिटी चाहे तो उसको डिस्काउंट कर सकता है, एंटिटी चाहे तो रख सकता है, जितना महीने बाद पे करने के लिए बोलेगा उतना महीने के बाद आप पैसा उठा सकते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट ट्रांजैक्शन, यस, मैंने सेल किया था क्रेडिट में, पैसा नहीं दिया, अब वो दे रहा है, क्या फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा? यस, मैं उस बिल से मुझे फ्यूचर में पैसा मिलेगा, सो दैट्स व्हाई इट इज अ एसेट। यस, दैट्स व्हाई इट इज अ एसेट। एक स्टूडेंट बार बार बोल रहा था, चलो मैं लिखा देता हूं, गुडविल। गुडविल क्या होता है? दैट इज द नाम। आप लोग बहुत सारा कॉलेज था, बहुत आप लोगों के में बहुत सारा स्टूडेंट तो ऐसे भी था जिसका बहुत सारा कॉलेज में नाम भी हुआ था, तब भी वो खिदिरपुर कॉलेज में एडमिशन, प्रोबेबली कॉमर्स डिपार्टमेंट का गुडविल उसको अच्छा लगा। उसका भाई बहन दोस्त रिलेटिव कोई ना कोई खिदिरपुर का कॉमर्स से स्टूडेंट गया, उसको बोला नहीं भाई, यहाँ पर 2 गुडविल का कारण है। फर्स्ट, दिट इज द ओनली कॉलेज जो हिंदी में पढ़ाता है, इट इज द ओनली कॉलेज इन कलकत्ता जो हिंदी में पूरा पढ़ाता है, आपको नहीं मिलेगा। तीसरा, दैट्स द ओनली कॉलेज जो बोलता है प्राइवेट ट्यूशन नहीं लेना पड़ेगा, नॉट इवन वो बोलता है, वो आपको हर जगह में, आपको 2 दिन हुआ है क्लास, आप जब 6 महीने के बाद सेमेस्टर का एग्जाम देंगे, आप बोलेंगे सर हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। स्टूडेंट ये भी बोलेगा जी सर हम लोगों ने ट्यूशन आपके कहने के बाद भी लिया था ट्यूशन, लेकिन सर कोई मतलब नहीं हुआ, हम लोग देखे हैं आप लोगों का स्टाइल बहुत बढ़िया है देन हम लोगों का ट्यूशन का स्टाइल से। इतना डिटेल में तो वहां पर सर समझाता ही नहीं है, वहां पर तो सर फॉर्मेट बना के बोल देता है। हम लोगों को तो पहले मजा लगा हम लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है, उसके बाद जब क्लास किए तब ले रहा है हर पॉइंट में डिटेल्स।
मतलब हम लोगों को अगर तरक्की करना है तो डिटेल जानना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग और कंप्यूटर के भीतर क्या डिफरेंस रहेगा। कंप्यूटर को भी आइडेंटिफाई करना आता है, मुझे भी आइडेंटिफाई करना आता है, लेकिन कंप्यूटर को लॉजिक पता नहीं है, लेकिन आपको लॉजिक पता है। दैट्स व्हाई यू आर अ मोर डेवलप्ड पर्सन देन अ कंप्यूटर। तो गुडविल, गुडविल दैट इज उसका जो नाम, बाहर में उसका जो नाम है दैट इज गुडविल। तो क्या आपका कंट्रोल में है? यस। कॉलेज कल पढ़ाना बंद कर दे, क्लास नहीं कराया है, छोटा एक प्रॉब्लम करा के छोड़ दिया, कॉलेज का गुडविल सब बोलेगा क्या हाँ भेजा है, उल्टा पुल्टा बट मुझे ट्यूशन से ही काम चलाना पड़ेगा। लेकिन कुछ दिन बाद आप लोगों का मन में, किसी किसी स्टूडेंट का मन में तो आ रहा है, बोल तो रहा है चल कुछ दिन करके देख ही लेते हैं, कोई बोल सोच रहा है अच्छा अच्छा, वो बहुत लोग बोलते हैं, ऐसा गुडविल क्रिएट हो रहा है। लेकिन अगर कुछ नहीं पढ़ाई यहाँ पर होता है तो आप लोगों को लगेगा ये तो पूरा बर्बाद हो चुका है। मतलब कंट्रोल बाय एंटिटी, हम लोगों ने गुडविल क्रिएट किया है तो ये हम लोगों का हाथ में ही है। एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट ट्रांजैक्शन, एक दिन में आप लोगों को बोलूंगा कितना मेहनत हम लोगों ने इसके पीछे किया है, सो दैट एक जगह आए फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। देखिए यहाँ पर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट वर्ड एप्लीकेबल थोड़ा मुश्किल है कॉलेज के लिए। हाँ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट यस, पैसा मैं बोल सकता हूँ स्टूडेंट आएगा, उससे हम लोगों का जो स्ट्रक्चर है, हम लोगों का पैसा का कोई डिफरेंस नहीं होगा, बिकॉज हम लोगों का सैलरी कॉलेज नहीं देता है, हम लोगों का सैलरी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल देता है। तो स्टूडेंट आए ना आए उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोगों का अगर कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगा इट इज अ गुडविल, बिकॉज स्टूडेंट आ रहा है तो रेवेन्यू भी जनरेट कर रहा है, सो दैट आर द ऑल्सो अ एसेट। तो देखो इतना एग्जाम्पल, आप लोग एग्जाम्पल तो जानते थे, लेकिन शायद ही आप लोग ये नहीं जानते थे व्हाई इट इज एन एसेट। आप लोग ये तो जानते थे बिल्डिंग एसेट है, लेकिन क्यों इसको एसेट बोला जाता है, इसके बाद जो आइटम आपके पास सामने आएगा वो क्यों एसेट है, आप ये 3 पैरामीटर उसके साथ चेक करेंगे। पैरामीटर अगर क्लिक कर गए आप बोलेंगे सर ये एसेट है। क्लियर माय डियर? एसेट में कोई प्रॉब्लम, जितना एसेट आपके सामने आएगा आप इसी को ये 3 पैरामीटर को टेस्ट करेंगे। पेटेंट, सॉरी सर पेटेंट, सॉरी बोलिए बोलिए बेटा। पेटेंट, सॉरी पेटेंट, प्रेजेंट, पेटेंट, सर पेटेंट, पेटेंट, यस यस, अच्छा 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 अच्छा, चल पेटेंट, बड़ी वाह बढ़िया बढ़िया स्टूडेंट है। एंड कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। बेटा एप्पल का फोन तो आप लोगों ने देखा ही होगा। यस सर, हम लोगों ने देखा है, बहुत अच्छा है। हाँ, और आप लोग खरीदेंगे भी, और एक खरीद के मुझे भी देंगे। एप्पल का फोन में एप्पल का जो सिंबल है उसका क्या है? ट्रेडमार्क। वो देख के ही आप लोग पता चल जाता है। आप लोग क्या खोज के देखते हैं एप्पल लिखा है यस और नो, ना ट्रेडमार्क देख के ही आपको समझ में आ जाता है? सर ट्रेडमार्क देख के। दैट इज द सिंबल, इसका नाम है ट्रेडमार्क। कॉपीराइट, आप लोग बचपन में जो बुक खरीदे हैं वो बुक में पब्लिशर का नाम होता है, राइटर होता है। तो राइटर क्या होता है, उसका उस कॉपी के ऊपर राइट है, मतलब लिटरली वर्क के ऊपर उसका राइट है। AR रहमान का नाम सुने हैं थे? यस सर, यस सर, फेमस म्यूजिक डायरेक्टर, फेमस, उसने वंदे मातरम को एक म्यूजिकल फॉर्म में जो रिलीज किया था सोनी के साथ, वहां पर सोनी एंड AR रहमान का टाई अप है, कॉपीराइट है। तो ये कॉपीराइट मतलब एनी लिटरेरी वर्क, रविंद्रनाथ टैगोर का नाम भी शायद आप लोगों ने सुना होंगे। यस सर, तो रविंद्रनाथ टैगोर का जो राइटिंग है उसमें विश्व भारती का कॉपीराइट है, मतलब लिटरेरी वर्क के ऊपर राइट, अधिकार। कोई उसको, आप बुक, मैंने एक बुक बनाया, मेरे बाजार में जो बुक है उसको आप देख के कॉपी करके फिर से और एक बुक बना देंगे, चलेगा? नहीं, मैं आपके ऊपर तो केस कर दूंगा, बिकॉज मेरे उस बुक के ऊपर कॉपीराइट है। पेटेंट क्या होता है सर? पेटेंट मतलब आपने कोई प्रोसेस डेवलप किया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जहां पर बिरयानी बनाने के लिए 2 घंटा लगता है, लेकिन आपने ऐसा कुछ प्रोसेस डेवलप किया, पूरा 30 मिनट्स के बाद पूरा बिरयानी रेडी। मतलब आपने जो टेक्नोलॉजी लगाया वो किसी के पास नहीं है। सब स्टूडेंट बोलेगा सर 2 घंटे से मिनिमम बिरयानी बन ही नहीं सकता, लेकिन आपने ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी बनाया 30 मिनट्स में बिरयानी रेडी।
इसके क्या फायदा सर? 30 मिनट्स में बिरयानी रेडी, मतलब मैं ज्यादा क्वांटिटी में बिरयानी प्रोडक्शन कर सकूंगा। दूसरा, मेरा सर फ्यूल खर्चा कम हो जाएगा। तो ये आपने जो टेक्निक डेवलप किया उसके बाद वो चोरी ना हो जाए, इसलिए आपने क्या किया, उसका पेटेंट ले लिया। वो टेक्निक को आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड कराया, दैट इज पेटेंट। तो पेटेंट, कॉपीराइट, ये ऑल आर इंटेंजिबल एसेट्स। प्लांट एंड मशीनरी जैसे टेंजिबल एसेट्स होते हैं, मतलब आप छू सकते हैं, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिटिंग्स, इक्विपमेंट, टूल सब छू सकते हैं। लेकिन गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क आप छू नहीं सकते, लेकिन आप रियलाइज कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट्स। लेकिन हे एसेट्स, मैंने अभी तक टेंजिबल, इंटेंजिबल, करंट, नॉन करंट का डिस्कशन नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना बताया है एसेट्स। सो क्लियर ब्रांड नेम सर? सॉरी सर, ब्रांड नेम सभी ब्रांड, यस, ट्रेडमार्क एंड ब्रांड। क्यों सर? ये कंट्रोल बाय द एंटिटी है, बिकॉज कोई रजिस्टर, कोई उसको यूज नहीं कर सकता है। दूसरा, एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट ट्रांजैक्शन, as a result of past transaction from which future economic benefits are expected to flow to the organization। जहां से आप क्या कर रहे हैं, आपको दिमाग में आ रहा है मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। तो आई थिंक आज 38 मिनट से पहले आपके पास एसेट के ऊपर जो आपके कॉन्सेप्शन था उससे शायद डेवलप हुआ है। आप सिर्फ एग्जाम्पल जानते थे, लेकिन क्यों ये एसेट है ये नहीं जानते थे। Am I correct? आप लोग Yes, sir. क्यों एसेट है ये नहीं जानते थे। बेटा यहाँ पर ही डिफरेंस है ट्यूशन एंड कॉलेज। ट्यूशन आपको यही बोलेगा ये एसेट है, लेकिन कॉलेज बोलेगा क्यों एक एसेट का क्या क्राइटेरिया होने से कोई आइटम एसेट बनता है। तो क्राइटेरिया आप जान लिए, तो जो एग्जांपल लगाना है लगाइए और हो जाएगा। ओके, चलिए अब आ जाते हैं लायबिलिटी। व्हाट इज द लायबिलिटी? लायबिलिटी इज द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी। ऑब्लिगेशन मतलब बांग्ला तो बोले दाय, हिंदी में उसको क्या बोलता है बेटा? मेरा हिंदी का पहले ही हाथ जोड़ के आप लोगों से क्षमा चाहता हूं, बिकॉज आई एम द ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड जो हिंदी में पढ़ाता है। लेकिन आप लोग एक नाम भी लिख के मुझको देंगे, सर बोलिए तो क्या नाम है? मैं हिंदी का अक्षर मुझे आता नहीं है, मैं वर्ब में ठीक नहीं रखता हूं, मेल फीमेल में इधर उधर हो जाता है। तो प्लीज मुझे एकदम अपना भैया समझ के थोड़ा माफ कर दीजिएगा मुझको। तो पहले ही अपोलॉजी चाह लेता सर देना। अच्छा, वो हिंदी में भी उसको देना ही बोलते हैं ना? अच्छा, तो लायबिलिटी इज द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। सर ये वर्ड क्यों लिखा प्रेजेंट? प्रेजेंट मतलब आज के डेट में ऑब्लिगेशन है, ये आज के डेट में मेरे ऑब्लिगेशन है। तो दैट्स व्हाई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी अराइजिंग फ्रॉम पास्ट ट्रांजैक्शन। अच्छा, कोई पिछले वाला घटना किया जिसके लिए आज का डेट में ऑब्लिगेशन जनरेट हुआ है। फ्यूचर में ऑब्लिगेशन के बाद नहीं बोल रहा हूं, आज का डेट में ऑब्लिगेशन है। आउट ऑफ द रिसोर्सेस, फ्रॉम द आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस from the entity is expected for the settlement। outflow of resources मतलब जिसका सेटलमेंट के लिए फ्यूचर में तुमको पैसा देना पड़ेगा, रिसोर्सेस देना पड़ेगा। मैंने एक बार भी नहीं बोला है पैसा, मैंने बोला है रिसोर्सेस। रिसोर्सेस नाम कहां सुना? आजा 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 आजा, एसेट। इट इज एन एसेट आर द रिसोर्सेस। तो मतलब लायबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। जोर लगा के वर्ड बोलो घर में, इट इज अ प्रेजेंट मतलब आज का डेट में ऑब्लिगेशन होगा। फ्यूचर में ऑब्लिगेशन वो मेरा लायबिलिटी नहीं है, आज का डेट में ऑब्लिगेशन होगा। आपका न्यू घर, अच्छा बाद में आते हैं। अराइजिंग फ्रॉम पास्ट ट्रांजैक्शन। अराइजिंग फ्रॉम पास्ट ट्रांजैक्शन मतलब कुछ घटना पीछे हुआ था जिसके लिए ऑब्लिगेशन क्रिएट हुआ है, जिसके लिए आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस। आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस मतलब जिसके लिए मेरा एसेट क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, बाहर जाएगा। आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस, एसेट्स फ्रॉम द एंटिटी इज एक्सपेक्टेड फॉर सेटलमेंट। जिसका सेटलमेंट के लिए रिसोर्सेस बाहर जाएगा ही एसेट बाहर जाएगा।
सो दैट आइटम को मुझे लायबिलिटी बोलना पड़ेगा। तो 3 कंडीशन क्या है बेटा, एक साथ। फर्स्ट, घर में बोलेंगे, फर्स्ट पैरामीटर ये मेरा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। आई रिपीट द वर्ड प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, फ्यूचर ऑब्लिगेशन के बारे में नहीं बोल रहा हूं, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। दूसरा, अराइजिंग फ्रॉम पास्ट ट्रांजैक्शन, ये मेरा पास्ट ट्रांजैक्शन से होगा। थर्ड, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस फ्रॉम द एंटिटीज एक्सपेक्टेड फॉर सेटलमेंट। आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस मतलब जिसका सेटलमेंट के लिए रिसोर्सेस बाहर जाएगा। सो अराइजिंग फ्रॉम पास्ट ट्रांजैक्शन, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस एंड प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, 3 पैरामीटर फॉलो करेगा तो वो एलिमेंट मेरा लायबिलिटी बन जाएगा, मतलब वो आइटम मेरा लायबिलिटी बन जाएगा। एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल्स आजा, मेरे सब बच्चे लोग बोलेगा एग्जाम्पल। सर अक्रूड एक्सपेंसेस। धीरे धीरे सर, पहले आते हैं बैंक लोन। बैंक लोन का मतलब बेटा, सर मैंने आज बैंक से लोन लिया है। ओके, तो क्या ये मेरा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है? यस, मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। अराइजिंग फ्रॉम पास्ट ट्रांजैक्शन, यस मैंने लोन एग्रीमेंट से लिया है। जिसका सेटलमेंट के लिए रिसोर्सेज जाएगा, यस बैंक लोन पेमेंट करने के लिए आइदर मुझे कैश में पेमेंट करेगा, अगर मैं कैश में नहीं पेमेंट कर सकता हूं, मेरा प्लांट एंड मशीनरी लेके चला जाएगा, दैट इज बैंक लोन मेरा लायबिलिटी है। दूसरा सर एक्रूड इनकम। दूसरा सर सन्ड्री क्रेडिटर्स। सर बिल्स पेबल। कारण बोलना पड़ेगा बेटा। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स का मतलब होता है जिस सप्लायर से मैंने माल खरीदा है लेकिन मैंने अभी तक पेमेंट नहीं किया, तो मेरा माल ऑलरेडी खरीद चुका हूं, तो मेरा आज के डेट में ऑब्लिगेशन है, मुझे पेमेंट करना है। आज नहीं पेमेंट करूंगा, बाद में पेमेंट करूंगा, लेकिन पेमेंट तो मुझे करना ही है। और पेमेंट करने के लिए मेरा एसेट का आउटफ्लो होगा। एसेट हो सकता है मेरा कैश हो सकता है, एसेट मेरा बैंक हो सकता है, एसेट मेरा बिल रिसीवेबल हो सकता है, एसेट मेरा कोई अदर प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग हो सकता है। मैंने सप्लायर को पेमेंट नहीं किया, सप्लायर बोल रहा है भाई आप आपका बिल्डिंग मुझे दे दीजिए, हो सकता है। बिल्स पेबल, सर बिल रिसीवेबल का नाम बोला है, बिल्स पेबल का मतलब क्या हुआ? सर आपने बिल रिसीवेबल में बोला था जो लिख रहा है आई प्रॉमिस टू पे, किसको बिल दे रहा है? आपको, तो आपके लिए एसेट है, बिकॉज आपको कोई लिख के दे रहा है आई प्रॉमिस टू पे सम ऑफ ₹10,000 आफ्टर 3 months, तो ये मेरे लिए एसेट हो गया, फ्यूचर मिलेगा। लेकिन जो बंदा ये लिख रहा है उसके लिए तो सर ये ऑब्लिगेशन हो गया, वो तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आपको 3 महीने बाद देना पड़ेगा। अराइजिंग फ्रॉम पास्ट ट्रांजैक्शन, यस मैंने प्रीवियसली शायद ये किया था, परचेस किया था, इसलिए मुझे क्रेडिट में उसके लिए बिल मुझे ड्रॉ करना पड़ रहा है। आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस, ये बिल जब 3 महीने बाद मेरे पास आएगा तो सेटल करने के लिए मेरे पास से एसेट चला जाएगा। सो बिल्स पेबल मेरा क्या हो गया बेटा? लायबिलिटी। 3 पैरामीटर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये क्या होता है सर? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है माय डियर? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? मतलब सर ज्यादा खर्च। एक्सपेंसेस तो हुआ है बेटा लेकिन पेमेंट नहीं हुआ, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस किया है लेकिन किसी कारण के लिए पेमेंट नहीं हुआ है। सबसे बड़ा एग्जांपल, ट्यूशन का टीचर के लिए वो आपने जो पैसा नहीं दिया उसके लिए तो एक्रूड इनकम है, फ्यूचर में मिलेगा, लेकिन आपके लिए आपने उसका सर्विस लिया लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं किया है, दैट इज एक्सपेंसेस जो है वो आउटस्टैंडिंग है, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कैपिटल सर ना, एकदम नहीं सर कैपिटल आपके लिए ऑब्लिगेशन नहीं है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, रेंट सर, रेंट सब आ जाता है बेटा, वो जनरल नाम है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, सब आउटस्टैंडिंग रेंट, सब तो एक्सपेंसेस ही है ना।
back overdraft, sir, mortgage, एडवांस, धीरे 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 धीरे, एडवांस इनकम। एडवांस इनकम मतलब एडवांस, चलिए रेंट, रेंट आपको एडवांस मिल गया, एडवांस रेंट रिसीप्ट मतलब जो महीने का आपका रेंट है वो आपको ज्यादा मिल गया। एडवांस सब्सक्रिप्शन, इसका मतलब क्या है, अभी तक ड्यू नहीं है लेकिन आपको कमिंग मंथ का अभी मिल गया है। टीचर लोग कभी कभी एडवांस लेते हैं ना 2 महीने का, अभी तक तो उसने सर्विस नहीं दिया लेकिन 2 महीने का एडवांस ले लेते हैं। दैट इज कॉल्ड एडवांस रेंट, एडवांस ट्यूशन फीस। तो उसके लिए वो क्या हो गया, सोचो, आप पैसा दिया, जिस दिन कॉलेज में एडमिशन लिया उस दिन ट्यूशन भी ले लिया, 2 दिन क्लास करने के बाद उसका फर्स्ट क्लास ड्यू होता है इस कमिंग फ्राइडे से। 2 क्लास करने के बाद, कॉलेज का क्लास करने के बाद आपको लग रहा है भाई तो बहुत डिटेल में पढ़ाता है, मुझे लग रहा है हम लोगों को थोड़ा देखना है। आप लोग 4 दोस्त मिलके बोले नहीं हम लोगों को लग रहा है ना कॉलेज के ऊपर थोड़ा एक बार देखना है, क्यों खमा का पैसा अब हम लोग बाहर देंगे। तो आपने क्या किया, सर को जाके बोला सर हम लोगों का जो ए सर है ना कॉलेज में, वो सर बोल रहे हैं ट्यूशन नहीं पढ़ने के लिए, खमा का पैसा क्यों बाहर दोगे, गरीब इंसान हो, कॉलेज में ऊपर भरोसा करो, बिकॉज कॉलेज में तो आपको पैसा देना ही पड़ेगा। तो हम लोग सर 4 दोस्त लोग सोच रहे हैं ये 2 महीना नहीं पढ़ेंगे, 2 महीने के बाद अगर सर नहीं हो रहा है तब हम लोग देखेंगे, हम लोग कॉलेज में आपके ट्यूशन में ज्वाइन करने की बात सोचेंगे, अभी हम लोग ट्यूशन नहीं होगा। तो सर बोला अच्छा बात, सर ने अच्छा किए नहीं किया है। तो आप लोगों ने बोला नहीं सर, सर को भी तो भरोसा थोड़ा करना पड़ेगा, कॉलेज आफ्टर ऑल हम लोगों का कॉलेज का मैटर है। तो सर बोले ठीक है जाओ। आप लोगों ने बोला सर मैंने जो 2 महीने का फीस दिया है, ओ हाँ 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 चलो 2 महीने का फीस रिफंड करना पड़ेगा। मतलब सर अगर सर्विस नहीं देते हो लेकिन पैसा अगर मिल गया तो ये आपका क्या हुआ, ऑब्लिगेशन हो गया। बिकॉज अगर आप सर्विस नहीं दे सका, सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट अगर कैंसिल हो गया तो आपको पैसा क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। अराइजिंग फ्रॉम पास्ट ट्रांजैक्शन, जिसके लिए रिफंड करने के लिए मेरा एसेट्स, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज मतलब कैश मेरा चला जाएगा, दैट इज एडवांस रेंट रिसीव, ये मेरा लायबिलिटी है। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, आपका पॉलिसी है कस्टमर को एडवांस देना पड़ेगा, लेकिन मान लीजिए कस्टमर ने 1 लाख रुपया आपसे एडवांस लिए दिया था, 50,000 का माल गया, बाकी 50,000 माल जाने से पहले ही उसने कैंसिल कर दिया ऑर्डर, तो क्या 50,000 आप अपने पास रख सकते हैं ना उसको रिफंड करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा, दैट इज एडवांस फ्रॉम कस्टमर। क्या मेरा लायबिलिटी है ना एसेट है, सर देखना पड़ेगा। क्या एडवांस फ्रॉम कस्टमर मेरा एसेट है, सर एसेट होने के लिए 3 पैरामीटर, कंट्रोल बाय द एंटिटी, एंटिटी कंट्रोल में है नहीं, वो कैंसिल करेगा ना नहीं करेगा वो कस्टमर के ऊपर निर्भर करता है। एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट ट्रांजैक्शन, यस, क्या फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मुझे मिलेगा ना, एडवांस तो मुझे मिल चुका है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट उल्टा कस्टमर को मिलेगा, तो एसेट तो नहीं है। तो क्या ये लायबिलिटी है, तो सर ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, यस, अभी कैंसिल कर देता है तो अभी पेमेंट करना पड़ेगा। अराइजिंग फ्रॉम पास्ट ट्रांजैक्शन, यस, उसने पैसा एडवांस में दे दिया। क्या आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, यस, अगर वो कैंसिल कर देता है तो मुझे कैश में ही उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर आपका एसेट हुआ ना लायबिलिटी हुआ बेटा, लाइबिलिटी सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बोलिए समझ में आया। आप लोग सब जानते थे सर ये लायबिलिटी है, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोग ये क्यों लायबिलिटी है कारण जानते थे, नो सर, नहीं सर, लेकिन रीजन नहीं जानते थे, लेकिन ये जानते थे कंफर्म कि सर ये लायबिलिटी होता है। 7 डिविडेंड सर, ना, Interest डिविडेंड का sir. मतलब अलग है, mortgage. but अभी ना, डिविडेंड क्या आपका प्रेजेंट हुआ, उसके लिए आपका आउटफ्लो होगा, क्या ऑब्लिगेशन है फ्यूचर में जाएगा, नो, डिविडेंड पेबल आपका हो सकता है। चलिए कंपनी के साथ आपका कोई अभी रिलेशन नहीं है,
डिबेंचर, सर मॉर्गेज, सॉरी मॉर्गेज, मॉर्गेज मतलब लोन का एक सिक्योरिटी को मॉर्गेज लोन बोला, मॉर्गेज नहीं, मॉर्गेज लोन वो भी आ सकता है। मॉर्गेज लोन हो सकता है, टर्म लोन, सर ये तो सब एक ही नाम है, टर्म लोन, यस, ये सब सर आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, सॉरी बैंक ओवरड्राफ्ट, वेरी गुड, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी आपका लोन का ही पैटर्न है। रिजर्व फंड, ओके, तो ये आपका जनरल रिजर्व। मैं अभी भी बोल रहा हूं, सुधर जाइए। ये हैबिट अगर फॉर्म कर गया 5 मिनट से मैक्सिमम 10 मिनट, उसके बाद पूरा लॉक कर दूंगा। टाइम में ज्वाइन कीजिए, अटेंडेंस भी जाएगा, समझ में भी कुछ नहीं आएगा। सिस्टम में बनाइए, खुद को दिखिएगा, अच्छा लगेगा। अच्छा मुझे बोलिए तो, मेरा एक घर है, उसको फ्यूचर में रिपेयर करना पड़ेगा, तो क्या आपका ये ऑब्लिगेशन प्रेजेंट है ना फ्यूचर में होगा? फ्यूचर में सर, फ्यूचर में होगा, फ्यूचर में क्या होगा। आपका लायबिलिटी है यस सर, ना? वो तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ही नहीं है, फ्यूचर ऑब्लिगेशन है। ठीक है, चलो ये जटिल फॉर्म में नहीं जाते हैं। और एक चीज, प्रोविजंस, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये सर लायबिलिटी क्यों है? सर ये लायबिलिटी है बिकॉज इसके लिए पास्ट ट्रांजैक्शन हुआ है, और मैं जानता हूं जिसके लिए मेरा लॉस हो सकता है फ्यूचर में, दैट्स व्हाई प्रोविजन आपने क्रिएट करके रखा है। ये लायबिलिटी क्यों है? बिकॉज में फ्यूचर में हो सकता है। सर दिन प्रोविजन क्यों, लायबिलिटी बोल के ही तो लिख सकते थे, बिकॉज मुझे अमाउंट नॉट नोन, मैं जानता हूं मेरा लॉस होगा फ्यूचर में, लेकिन अमाउंट अगर नोन नहीं है, अमाउंट अगर एस्टिमेट करके लिखना पड़ता है, देन दैट इज माई प्रोविजन। अगर अमाउंट कंफर्म है, देयर इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, देन वो मेरा हो जाएगा लायबिलिटी। लेकिन अगर अमाउंट अननोन है तो वो हो जाएगा मेरा प्रोविजन, और वो भी मेरा पार्ट ऑफ लायबिलिटी है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट मेरा लायबिलिटी है, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस मेरा लायबिलिटी है, प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट फॉर एम्प्लॉय वो भी मेरा लायबिलिटी है। नौ, क्या बिजनेस का फंडामेंटल इक्वेशन, बोलो। इनकम टैक्स पेएबल। यस, इनकम टैक्स पेएबल। देखिए, इनकम टैक्स आपका पर्सनल एक्सपेंसेस, वो बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं है, बिकॉज हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के ऊपर काम करेंगे, कंपनी के ऊपर नहीं। कंपनी होता तो अलग मैटर होता, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में इनकम टैक्स एक्ट इसको अलग नहीं मानता है। हाँ, अकाउंटिंग दो अलग मानता है, आप और आपका पर्सनल ट्रांजैक्शन अलग। दैट्स व्हाई इनकम टैक्स यहाँ पर लायबिलिटी नहीं है, बिकॉज ये एक्सपेंसेस का खर्चा ही नहीं है, ये पर्सनल खर्चा बोल के माना जाता है। ओके, सर ड्राइंग सर। मैं बात में आता हूं। ड्राइंग्स क्या लायबिलिटी है? सोच के देखो तो, क्या ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है? हाँ, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस हो रहा है, इसका कोई सेटलमेंट हुआ? नो, तो इट इज नॉट अ लायबिलिटी सर, ड्राइंग्स। आ जाइए, अब आ जाते हैं व्हाट इज द इक्विटी। दैट इज द फर्स्ट टाइम आप जिंदगी में सुन रहे हैं। आप लोगों ने एसेट लायबिलिटी का नाम तो सुना होगा, लेकिन कभी भी इक्विटी का नाम नहीं सुना है। व्हाट इज इक्विटी? आप लोग बोलेंगे हाँ सर मैंने सुना है इक्विटी शेयर्स। मैंने इक्विटी शेयर्स नहीं बोला है, मैंने इक्विटी बोला है। इक्विटी का मतलब क्या होता है? आपका बिजनेस में दो फॉर्म आप लोग आज अभी तक जाने हैं, दैट इज टोटल एसेट्स। टोटल एसेट के लिए फिनांस करने के लिए जो बाहर से आप लेते हैं, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटीज। लेकिन
लेकिन लेकिन आप जो अंदर से पैसा लाता है, मालिक जो पैसा इंट्रोड्यूस करता है, वो क्या है? दैट इज कॉल्ड इक्विटी। सिंपल वर्ड, मालिक का जो पैसा, वो चाहे इंट्रोड्यूस करना, वो चाहे विथड्रॉ करके लेके जाना, और वो ट्रांजैक्शन जिससे जो प्रॉफिट, जो मालिक का राइट है, क्या बोले, जो मालिक का राइट है, ओनर्स का जो रेसिडुअल राइट है, दैट इज कॉल्ड इक्विटी। इसका मतलब it is the claim or right of the owner in the asset of the organization। ऑर्गेनाइजेशन में जो टोटल एसेट है, ये जो सब एग्जांपल दिया था, ऑर्गेनाइजेशन का जो टोटल एसेट है, वहां पर एक्सटर्नल जो ऑब्लिगेशन, जिसको हम लोगों ने लायबिलिटी के नाम से जानते हैं, वो एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन को माइनस करने के बाद जो मेरा ओनर्स का क्लेम बचता है, दैट इज माय इक्विटी। So it is a claim or right of the owner in the asset। as total asset में ओनर का राइट मतलब in excess of liability। it is the claim or right of the owner in the asset of the organization after deducting the liabilities। एक्सटर्नल, चलो एक वर्ड दिखा लिखते हैं। लायबिलिटी इज अ प्रेजेंट एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन। तो टोटल एसेट से एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन माइनस करने के बाद एसेट में जो राइट, जो रहता है, अधिकार रहता है, दैट इज द क्लेम ऑफ द इक्विटी। इट इज द क्लेम ऑफ द इक्विटी। इट इज अ सम टोटल ऑफ द टोटल फंड इन्वेस्टेड प्लस सरप्लस अर्न फ्रॉम द ऑपरेशन ओवर द पीरियड। ये क्या है? जितना आपने इन्वेस्ट किया है प्लस ड्यूरिंग द ईयर में जितना आपने सरप्लस जनरेट किया है, दोनों मिला के उसको बोला जाता है इक्विटी। इट इज अ रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एसेट में जो रेसिडुअल, जो बचा हुआ इंटरेस्ट है, अधिकार है, एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस करने के बाद, इट इज द इक्विटी। इट इज द नेक्स्ट एसेट ओवर द एक्सटर्नल लायबिलिटी। ये कैसे कैलकुलेट होता है? टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। इट इज अ क्लेम ऑफ द ओनर। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल्स क्या है? कैपिटल। एग्जाम्पल क्या है? ड्रॉइंग्स। मतलब सर ड्रॉइंग्स वो नेगेटिव कैपिटल है, विथड्रॉ करके लेके जाना। प्रॉफिट, profit is also form of equity। reserves, which are capital reserve or revenue reserve, they are all are the part of equity। it is a claim of the owner in the asset of the organization। ये क्या है? चलो छोटा कर देते हैं तुम लोगों के लिए, और भी रेसिडुअल इंटरेस्ट है, सब समझ में हटाओ, एकदम छोटा कर देते हैं। सो टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी इक्वल टू आपका इक्विटी और प्रॉफिट। एग्जांपल क्या है? कैपिटल, ड्राइंग्स, प्रॉफिट, रिजर्व। तो जो लोग कैपिटल बोल रहे थे, ड्राइंग बोल रहे थे, ये सब क्या है? एसेट है? नो। लायबिलिटी है? नो। और एक कैटेगरी है जिसका नाम है इक्विटी। इसका मतलब एसेट इक्वल टू लायबिलिटी नहीं है। तो फंडामेंटल इक्वेशन क्या होगा? एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। यस और नो? फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन अगर फॉर्म में मैं जानना चाहता हूं, तो टोटल एसेट को कौन फिनेंस करता है? दो लोग। एक एक्सटर्नल, दैट इज जिसका नाम होता है लायबिलिटी, और दूसरा इंटरनल जिसका नाम होता है इक्विटी। याद? सो टोटल एसेट is financed by external parties, external finance externally and internally। external is known as
liabilities and internal is known as equity. समझ में आया? That are the fundamental accounting equation. तो आप लोगों ने फर्स्ट टाइम जो सुना है आज 3 वर्ड, दैट इज एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी. एसेट लायबिलिटी तो पहले भी सुने थे, लेकिन ऐसा पैरामीटर आप लोगों ने कभी नहीं सुना था. इक्विटी कभी नहीं सुने थे कि इक्विटी फर्स्ट टाइम आप सुन रहे. तो देखो बैलेंस शीट में आपने आज तक जो जो किया है सब ये 3 फॉर्म में क्लासिफिकेशन हो सकता है, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटीज. नाउ सर यहां पर आपने प्रॉफिट दिया है. प्रॉफिट का मतलब रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस. कौन सा एक्सपेंसेस? मैचिंग एक्सपेंसेस. मतलब वो एक्सपेंसेस रेवेन्यू अर्न करने के लिए कितना लगता है, मैचिंग एक्सपेंसेस. रिजर्व क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. जो प्रॉफिट अब तक आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, आप बिजनेस जो प्रॉफिट किया वो अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है तब वो रिजर्व हो जाता है. ड्रॉइंग्स और डिस्ट्रीब्यूशन. चलिए नाउ यहां तक कोई सवाल बेटा? यहां तक कोई सवाल? सर बोलो। 3 में ही आपका सवाल रेस्ट्रिक्टेड रहना चाहिए। इक्विटी एक बार फिर से समझाइए सर। एक एक करके बोलो। इक्विटी फिर से समझाइए। इक्विटी एक बार फिर से समझाइए सर। इक्विटी फिर से समझा रहा हूं। बिजनेस का जो टोटल एसेट है वो फिनांस करता है 2 लोग, एक बाहर से फिनांस होता है और दूसरा अंदर से फिनांस होता है। अंदर से मतलब जो लोगों को आप मालिक बोलते हैं। जो बाहर से फिनांस होता है उसको बोला जाता है लायबिलिटी, एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन। और जो अंदर से पैसा लगाता है, अंदर से होता है, दैट इज कॉल्ड इक्विटी। मतलब ओनर का जो राइट है एसेट में वही आपका इक्विटी हो जाता है। सर एक एग्जांपल दीजिए। आपका बिजनेस का टोटल एसेट है 10 लाख रुपया। ये 10 लाख के भीतर 6 लाख रुपया आपने लोन लिया है, मतलब एक्सटर्नल है। तो ये बताइए 10 लाख का फिनांस हुआ कैसे? 10 लाख मेरा टोटल एसेट है, 6 लाख मेरा कहां से आया? बाहर से आया। तो मेरा तो 10 लाख टोटल है। टोटल अमाउंट तो मेरा 10 लाख है। 6 लाख अगर बाहर से आया तो 4 लाख कहां से आया? 4 लाख किसका हुआ? 4 लाख जिसका हुआ दैट इज, उसका नाम है मालिक, ओनर। ओनर का जो राइट है उसको, उसका नाम होता है इक्विटी, जिसको आप लोग बचपन में कैपिटल बोल के जानते थे। वो कैपिटल ही उसका दूसरा नाम आप सोच सकते हैं इक्विटी। आपका ड्रॉइंग्स ये भी पार्ट ऑफ इक्विटी है। कैपिटल से जैसे इक्विटी बढ़ता है, जितना इंट्रोड्यूस करोगे इक्विटी बढ़ेगा, वैसे ही जितना विड्रॉ करके लेके जाओगे आपका कैपिटल डिक्रीज करेगा। जितना प्रॉफिट होगा आपका कैपिटल बढ़ता जाएगा, बिजनेस का एसेट बढ़ता जाएगा। जितना ही आप प्रॉफिट विड्रॉ करके लेके जाओगे आपका एसेट डिक्रीज करेगा, मतलब आपका कैपिटल भी डिक्रीज करेगा। सो दैट इज द ओनर्स रेसिडुअल इंटरेस्ट। रेसिडुअल मतलब लायबिलिटी माइनस करने के बाद जो बचा रहता है, मतलब मालिक का जो हक है, एक्सटर्नल नहीं, मालिक लोगों का जो हक है, दैट इज कॉल्ड आपका इक्विटी। बिजनेस 2 लोगों का हक होता है, एक एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल लोगों को बोलते हैं लायबिलिटी और इंटरनल लोगों को बोलते हैं आपका इक्विटी। आपके जिंदगी में कॉलेज एंड टीचर का एरिया आपके लिए हो जाएगा एक्सटर्नल, लेकिन आपके जिंदगी में जो मम्मी पापा का जो हक है दैट इज इंटरनल, बिकॉज उसने आपको पैदा किया। बोलिए और कोई डाउट? शहनवाज खान कोई सवाल करना चाहते हो बेटा? और कोई डाउट? चलिए, अगर डाउट नहीं है तो मैं प्रोसीड करूं? यस सर। यस सर। ओके,
अब दूसरा, बिजनेस तो एक रिसोर्स है, वो तो बिजनेस ऑपरेशन करता है ना। ऑपरेशन से तो मैंने इंडियन बिरयानी का नाम बोला है, तो इंडियन बिरयानी के एसेट एंड लायबिलिटी के बारे में बोला है, लेकिन इंडियन बिरयानी जो रन करता है, जो बिजनेस करता है, बिजनेस ऑपरेशन करता है सर, वहां से तो रेवेन्यू जनरेट होगा, बिजनेस एक्टिविटी से तो रेवेन्यू जनरेट होगा। तो मतलब समझते हैं, रेवेन्यू मीन्स द अमाउंट चार्ज बाय द एंटिटी। ये क्या है? इट इज द अमाउंट चार्ज बाय द एंटिटी फॉर सेल ऑफ गुड्स, फॉर रेंडरिंग सर्विसेस, फॉर अलाउइंग टू यूज द एसेट ऑफ द एंटिटी। बाप रे क्या कठिन नाम लगाया है, होल्ड। फॉर सेल ऑफ गुड्स मतलब आपने गुड्स बेचा है, फॉर रेंडरिंग सर्विसेज मतलब है आपने गुड्स कुछ नहीं बेचते हैं। मान लीजिए ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर क्या गुड्स बेचता है ना सर्विस देता है? सर्विस देता है सर, सर्विस गुड्स बेचता है ना सर्विस देता है? सर्विस देता है, सर्विस देता है। जो बैंक क्या करता है? बैंक दूसरा जगह में इन्वेस्ट करता है, वहां से बैंक के पास इंटरेस्ट आता है। दैट इज फॉलोइंग फॉर अलाउइंग टू यूज द एसेट ऑफ द एंटिटी। आप लोगों ने कभी बैंक्वेट हॉल का नाम सुना है? बैंक्वेट क्या होता है बोलो तो? बैंक्वेट हॉल, जो लोग नहीं जानते मैं बोल देता हूँ, एक बड़ा घर किराए में देते हैं जहां पर शादी ब्याह और ये सब प्रोग्राम, रिचुअल्स प्रोग्राम का जगह होता है। आप लोगों का शादी में मुझे जब न्योता देंगे तब बड़ा बैंक्वेट हॉल बनाएंगे आप लोग, वहां पर सर को खिलाएंगे बैठ के बिरयानी और कैडबरी, तो खिलाएंगे तो मुझे कैडबरी सर, लाइक मैरिज हॉल सर। हाँ, लाइक अ मैरिज हॉल, उसको बैंक्वेट हॉल बोलते हैं। बोली তুমি একটু ফোন করো না, ক্লাসে আছি, ঠিক আছে? तो ये क्या होता है? जिसका आपके मान लीजिए आपका जो बिल्डिंग है, उसके बिल्डिंग में नीचे वाला पूरा फ्लोर ओपन है, खाली है, आप आराम से शादी और एनी अदर रिलीजियस प्रोग्राम व बड़ा मीटिंग के लिए आप दे ही सकते हैं। तो यू आर अलाउइंग टू यूज द एसेट ऑफ द एंटिटी। अगर एंटिटी का जो एसेट है वो अगर आप अलाउ करते हैं किसी को यूज करने के लिए, फ्री तो में तो करेंगे नहीं, तो ये यूज करने के लिए आप जो अमाउंट चार्ज करते हैं दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। आई रिपीट, रेवेन्यू मीन्स द अमाउंट चार्ज बाय द एंटिटी। 3 कारण के लिए दिमाग में ले लो, फॉर सेल ऑफ गुड्स, फॉर रेंडरिंग सर्विसेज, फॉर अलाउइंग टू यूज द एसेट ऑफ द एंटिटी। आई रिपीट, फॉर सेल ऑफ गुड्स, फॉर रेंडरिंग सर्विसेज लाइक कमीशन अर्न, फॉर सेल ऑफ गुड्स मतलब सेल, फॉर अलाउइंग टू यूज द एसेट ऑफ द एंटिटी। रेंट रिसीव्ड, आपने किराए में दिया, रेंट मिल रहा है, दैट इज आपने एसेट इस्तेमाल किया है, तो रेंट करने से देने से रेंट जो आ रहा है दैट इज आपका रेवेन्यू। आपके पास सरप्लस पैसा था, आपने किसी पर इन्वेस्ट किया है, वहां से जो इंटरेस्ट आ रहा है, डिविडेंड इनकम आ रहा है, दैट इज योर इनकम। सो ये जो अमाउंट चार्ज कर रहे हैं आपके पास आ रहा है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। इट इज द इनफ्लो ऑफ द कैश और रिसीवेबल्स। कैश और रिसीवेबल मतलब हो सकता है कैश में आ रहा है, और रिसीवेबल्स मतलब इन फॉर्म ऑफ एसेट रिसोर्सेस। रिसीवेबल मतलब अभी आपको नहीं मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा। इट इज इन फॉर्म, इट इज द इनफ्लो ऑफ कैश, और कैश में भी इनफ्लो हो सकता है, रिसीवेबल में भी हो सकता है, मतलब अभी नहीं बाद में देगा, और अदर कंसिडरेशन, एनी अदर कंसिडरेशन भी हो सकता है, अराइजिंग इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो कि क्या होगा आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के संबंधित होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। आई रिपीट द वर्ड, आपका जो अमाउंट आप चार्ज कर रहे हैं वेदर फॉर सेल ऑफ गुड्स, फॉर रेंडरिंग सर्विसेज, इन शुड बी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। सर मेरा एक चीज समझ में नहीं आया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सर्विस एंड फॉर अलाउइंग द यूज ऑफ एसेट फॉर द एंटिटी। सर्विस में आपका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होता है, ट्यूशन जो देता है टीचर, वो क्या रेंडरिंग सर्विस होता है ना, अलाउइंग टू यूज द एसेट ऑफ द एंटिटी होता है?
रेंडरिंग सर्विस। वेरी गुड। ब्यूटी पार्लर का जो सर्विस, ब्यूटी पार्लर रेंडरिंग सर्विस। सर जो पेंट कराता है मिस्त्री, जो प्लम्बर आपके घर में आपका प्रॉब्लम सॉल्व करता है, वो क्या है? रेंडरिंग सर्विस। रेंडरिंग सर्विस। लेकिन वही आप अपना सामने वाला प्लॉट किराए में दिया है, घर किराए में दिया है, इवन वो सर्विस का माफिक है, लेकिन वो क्या है? अलाउइंग टू यूज द एसेट ऑफ द एंटिटी। आप क्या कर रहे हैं? एंटिटी का एसेट यू आर अलाउड टू यूज टू समवन। वो चाहे आपका फिजिकल एसेट हो सकता है, वो चाहे आप कैश हो सकता है। क्लियर? यस सर। Yes, sir. इट इज द इनफ्लो ऑफ कैश। इसके लिए क्या होगा? वो कैश आएगा। और रिसीवेबल मतलब अभी कैश नहीं आएगा, बाद में आएगा, दैट इज एक्रूड इनकम, बाद में पैसा आएगा। क्रेडिट सेल, कस्टमर्स और अदर कंसिडरेशन, इट शुड बी अराइज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ये अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के रिलेटेड है तब तो सर ये रेवेन्यू ही आएगा। अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब ये आपका बिजनेस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है तो ये आपका रेवेन्यू होगा। व्हाट इज गेन? गेन मीन्स, अच्छा एग्जाम्पल सर, थोड़ा एग्जाम्पल दीजिए ना। एग्जाम्पल 1, सेल्स, रेंट रिसीव्ड, commission earned, interest income, bad debt recovery, ये सब क्या है? आपका कनेक्शन विद द बिजनेस। अगर बिजनेस से कनेक्टेड है तो ये सर आपका क्या होगा? फॉर सेल, फॉर रेंडरिंग सर्विस, फॉर अलाउइंग टू यूज ऑफ द एसेट ऑफ द एंटिटी, रिकवरी, डिस्काउंट रिसीव्ड, all are the part of revenue. What is gain? अच्छा, और एक एग्जांपल आ रहा है मन में, अलाउंस। अच्छा, what is the difference between discount and allowance? Discount received and allowance received मतलब क्या है? देखते हैं क्या कंसेप्शन है। चलिए, शायद आप लोगों का नहीं होगा, मैं आप लोगों को बता ही देता हूं। अगर आप सप्लायर को से माल खरीदे हैं क्रेडिट में, लेकिन आपको 2 महीने का क्रेडिट दिया था, बोल रहा है अगर आप 1 महीने के भीतर आप पेमेंट कर देते हैं, अगर 1 महीने के भीतर अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो मैं 10% आपका पैसा नहीं लूंगा। सो इट इज द डायरेक्ट कनेक्शन विद द बिजनेस, दैट इज अ बेनिफिट इन फॉर्म ऑफ अदर कंसिडरेशन। अदर कंसिडरेशन कैसे? मुझे कम पैसा देना पड़ेगा इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। सो इट इज आपका क्या हुआ? ये आपका पार्ट ऑफ रेवेन्यू। लेकिन ये रेवेन्यू ये कैटेगरी में नहीं, रेवेन्यू इस कैटेगरी में आ जाएगा। इट इज इन इनफ्लो ऑफ कैश और रिसीवेबल और अदर कंसिडरेशन अराइजिंग इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। सर व्हाट इज द अलाउंस? डिस्काउंट तो समझ में आया, आपने जल्दी पेमेंट कर दिया इसलिए आपको डिस्काउंट दिया। अलाउंस क्या है बेटा? मतलब तो दोनों एक ही है, इंटरचेंजेबल यूज है। अलाउंस का मतलब है आपने गुड्स का सप्लायर आपको गुड्स दिया है, गुड्स देने के बाद थोड़ा डिफेक्ट आया, नाउ एक ऑप्शन है आप गुड्स पूरा रिफंड कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन है आपका सप्लायर बोल रहा है भाई आप चला लीजिए, एक काम कीजिए, मैं आपको 20% एडिशनल डिस्काउंट दे दूंगा। ये 20% जो एडिशनल आपको मिल रहा है, इट इज नॉट डिस्काउंट, इट इज कॉल्ड अलाउंस। बोल तो रहा है डिस्काउंट,
कॉलोक्वल टर्म में, लेकिन वो अलाउंस डिस्काउंट नहीं है, वो अलाउंस है। एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, अलाउंस मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। डिस्काउंट रिसीव क्या है? डिस्काउंट रिसीव क्या है? Discount receipt, discount for early payment, benefit for early payment in form of रिडक्शन, मतलब कम देना पड़ेगा अर्ली पेमेंट के लिए। एक्स्ट्रा बेनिफिट ड्यू टू डिफेक्ट इन द प्रोडक्ट। ओके, सो दैट आर द मीनिंग ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड एंड अलाउंस रिसीव्ड। तो डिस्काउंट का मतलब बेनिफिट फॉर अर्ली पेमेंट, अलाउंस मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट, सो दे आर द पार्ट ऑफ योर रेवेन्यू। तो क्लियर? रेवेन्यू का मतलब आप लोग जिसको बचपन में जानते थे इनकम एंड गेन, एक्चुअली इनकम बोल के कुछ नहीं होता है, दैट इज रेवेन्यू एंड गेन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में। गेन मींस प्रॉफिट, इनकम माइनस एक्सपेंसेस दैट आर नॉट जनरेटेड थ्रू द रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी। मतलब जो आपका रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, वहां से अगर इनकम से एक्सपेंसेस बा कॉस्ट माइनस करके, अगर एक्सपेंसेस बा कॉस्ट माइनस करके कुछ जो आता है, दैट इज योर गेन। देयर आर टू टाइप ऑफ गेन्स, दैट इज ऑपरेटिंग गेन और दूसरा है नॉन ऑपरेटिंग गेन बट नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस एक्टिविटी, लाइक प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये सब आपका क्या है? दे आर ऑल गेन, बिकॉज मेरा एसेट बेचना मेरा बिजनेस नहीं है। तो अगर मेरा रेगुलर बिजनेस ऑफ एसेट बेचना नहीं है, तो ये मेरा क्या है? ये मेरा गेन है, लेकिन इन रेवेन्यू नहीं है, तो नॉट ऑपरेटिंग गेन। मान लीजिए जो फर्नीचर कंपनी है, जो प्लांट एंड मशीनरी कंपनी है, वो जो एसेट बेचता है उसका रेवेन्यू, लेकिन आप लोग, आपका बिजनेस अगर कोई मशीनरी बेचता है पुराना हो जाने के लिए, तो ये आपका रेवेन्यू नहीं आएगा, वो आपका गेन होगा। और कितना गेन होगा? बेचने से जितना आया और माइनस जो उसका कॉस्ट था, माइनस करके जो फिगर आता है, दैट इज माय गेन। सो गेन मींस अ प्रॉफिट दैट आर नॉट जनरेटेड थ्रू द रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी, जो आपका रेगुलर बिजनेस के साथ कनेक्टेड नहीं है। नाउ एनी प्रॉब्लम आपका रेवेन्यू एंड गेन से? रेवेन्यू एंड गेन से कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलो, नो सर। एक्सपेंसेस मीन आउटफ्लो ऑफ एसेट्स। आउटफ्लो ऑफ एसेट मतलब आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस, और क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी मतलब अभी आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, बाद में आप करोगे, दैट इज क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। मतलब ये रेवेन्यू अर्न करने के लिए जो जो खर्चा करना पड़ा, ऑल आर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मींस आउटफ्लो और क्रिएशन ऑफ आउटफ्लो ऑफ एसेट्स और क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी। आउटफ्लो ऑफ एसेट्स मतलब आप अभी पेमेंट किए, क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी मतलब आपने लायबिलिटी क्रिएट किया ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू, रेवेन्यू अर्न करने के लिए। बेनिफिट फ्रॉम such expenses are used, consumed, enjoyed during the one accounting period. ये एक्सपेंडिचर से बेनिफिट विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड ही आपको एंजॉय करना पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर में अगर लेके जाओगे, वो आपके लिए क्या हो जाएगा? वो आपके लिए हो जाएगा एसेट्स। तो इस साल में जितना बेनिफिट कंज्यूम किया, वही आपका एक्सपेंसेस माना जाएगा। 1 लाख रुपए का परचेस किया, क्लोजिंग स्टॉक है 20,000, तो मुझे बोलो तो एसेट कितना, एक्सपेंसेस कितना?
1,00,000 रुपया का परचेस किया, 20,000 रुपया अनसोल्ड है, 80,000 आपका क्या हुआ? सर 80,000 मेरा एक्सपेंसेस हुआ, दैट इज द यूज ऑफ रिसोर्सेस, कंज्यूम ऑफ रिसोर्सेस विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड फॉर द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो जो मुझे करना पड़ा, ये सब मेरा आ जाएगा एक्सपेंसेस के भीतर। एग्जाम्पल, पेमेंट ऑफ वेजेस, एग्जाम्पल cost of goods purchased, goods consumed, cost of goods sold, wages, rent, salaries, commission paid, rent paid, interest, stationery, और भी है, मैंने कुछ लिखा सिर्फ, bad debt, all are the expenses. Okay, all are the expenses, example of expenses. What is loss? Loss referred to the part of expenditure which are incurred, but entity has not enjoyed the benefit from such expenditure. Sorry. क्या बोला है? Loss क्या होता है? It is a loss referred to loss referred to the part of expenditure. आपने एक्सपेंडिचर तो किया है, लेकिन वहां से बेनिफिट आपको कछु नहीं मिला, बेनिफिट आपको कछु नहीं मिला। एग्जाम्पल, लॉस ऑन फायर। दूसरा एग्जांपल, आपका गुड्स, लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक ऑन फायर, आपका गुड्स जल गया है। दूसरा एबनॉर्मल लॉस सर। वही तो, वही मैंने बोला है, लॉस ऑफ स्टॉक ऑन फायर। दूसरा बैड डेट, आपने पैसा तो उधार में दिया है लेकिन पैसा रिटर्न नहीं आया, बैड डेट। ये सब ऑल आर द लॉसेस। तो मैंने एग्जांपल आप लोगों को समझा दिया, गेन समझाया है, रेवेन्यू समझाया है, इक्विटी, एसेट, लायबिलिटी, पूरा एग्जांपल आपको सामने रखा है। बोलिए यहां पर कोई प्रॉब्लम है और नहीं, बिकॉज यही आपका फंडामेंटल स्ट्रोक है। यहां पर आपने समझ लिया तो याद रखिए आपका काम आराम से निपट जाएगा, बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, मिला लेना मेरा। सर अलाउंस, डिस्काउंट का मतलब समझे थे? आपने उधार में पैसा लिया था, जल्दी पेमेंट कर दिया, इसलिए आपको कम पेमेंट करना पड़ा। जो कम पेमेंट किया दैट इज डिस्काउंट। आपने माल लिया है सप्लायर से लेकिन माल में डिफेक्ट आया तो लॉजिकली आपको रिटर्न करना चाहिए था गुड्स, लेकिन आपने, सप्लायर ने आपको बोला हाथ जोड़ के भैया आप गुड्स ले लीजिए, मैं आप 20% कम पैसा दीजिए। तो आप लोगों को लगा ठीक है मेरा काम चल जाएगा तो 20% कम लूंगा, तो फाइन। तो ये जो 20% आपका कम हो गया, अलाउंस। समझ में आया? यस सर। चलो यहां तक कोई नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो मैं अब छोटा आप लोगों को चीज दिखाऊंगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। सर। चल नो सर। नो सर। नाउ नो सर। मैं सिर्फ जर्नल का रूल आप लोगों के साथ सामने शेयर करूंगा।
कल का क्लास में जर्नल कराऊंगा। फर्स्ट स्टेप 1, ट्रांजैक्शन को, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो रिकॉर्ड करने के लिए कितना स्टेप होता है, ये रिकॉर्ड करने के लिए कितना स्टेप होता है, 7 स्टेप होता है। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द रिकॉग्नाइज द ट्रांजैक्शन। तो पहले रिकॉग्नाइज करो क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है और नहीं। अगर ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है तो रिकॉर्ड करने की सवाल ही नहीं है। स्टेप 2, मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन इन मॉनेटरी टर्म्स। मतलब सिर्फ रिकॉग्नाइज करने से तो नहीं होगा, उसको मेजर भी करना पड़ेगा। कितना, टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, कब रिकॉर्ड करोगे, जब ट्रांजैक्शन हो रहा है तब रिकॉर्ड करोगे ना साल के अंत पे रिकॉर्ड करोगे। सर ऐसा एग्जांपल दीजिए तो जो साल के अंत में करना पड़ता है। आपने वेजेस पेड किया, जब पेमेंट किया है तब आपने एंट्री दिया, लेकिन आउटस्टैंडिंग वेजेस कब रिकॉर्ड करते हो सर, साल के अंत में। डेप्रिसिएशन क्या डे टू डे देते हो ना, एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन का एंट्री होता है सर, एंड ऑफ द ईयर। तो दैट इज टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग। तो आपको देखना पड़ेगा ट्रांजैक्शन का टाइमिंग कब है। स्टेप 4, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व इन दिस ट्रांजैक्शन। पूरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में क्या अकाउंट्स इन्वॉल्व है, मतलब आपको सवाल करना पड़ेगा ट्रांजैक्शन को, व्हाट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, वेजेस पेमेंट, व्हाई यू आर डूइंग इट, कुछ सवाल करना पड़ेगा। हाउ, बाय हुम, ये हम लोग अभी चर्चा नहीं करेंगे, इसका चर्चा बाद में करेंगे जब जर्नल करेंगे। आप सिर्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट स्टेप 5, conceptualize the journal entry using the double entry system under the modern rule। आप लोगों ने जो रूल सुना था वो सब बंद करके रख दीजिए, बिकॉज उससे ज्यादा नहीं जा सकते, एचएस तक ठीक है। इसके बाद और हायर लेवल में जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसके लिए आपको ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट से जाना पड़ेगा। वेरी इजी। जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट टोटल अकाउंट्स को 5 हेड में क्लासिफाई करता है। जितना बिजनेस का अकाउंट्स का इन्वॉल्वमेंट है 5 हेड में क्लासिफाई करता है। एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू, गेन, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये टोटल को 5 हेड में वो लाता है। इसका रूल क्या है, कोई ट्रांजैक्शन से अगर एसेट बढ़ता है तो डेबिट, कोई ट्रांजैक्शन से अगर एसेट का बैलेंस डिक्रीज करता है तो क्रेडिट। लायबिलिटी और इक्विटी का रीजन ठीक उल्टा है। ट्रांजैक्शन में अगर लायबिलिटी और इक्विटी बढ़ता है तो क्रेडिट, ट्रांजैक्शन से आपका लायबिलिटी और इक्विटी घटता है तो आपका डेबिट। रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस अगर होता है किसी ट्रांजैक्शन से, रेवेन्यू एंड गेन सॉरी कुछ होता है ट्रांजैक्शन से, रेवेन्यू अगर बढ़ता है तो मेरा क्रेडिट, रेवेन्यू अगर घटता है तो डेबिट। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कोई ट्रांजैक्शन से अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाता है, बार बार वेजेस पेमेंट कर रहे हो तो वेजेस इनकर्ड हो रहा है, वेजेस बढ़ रहा है तो वेजेस अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट। एंड किसी ट्रांजैक्शन से अगर लॉस आपका घटता है, एक्सपेंसेस कम हो जाता है, आपका क्रेडिट। टेकिंग द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, डेबिट, टोटल डेबिट इक्वल टू टोटल क्रेडिट। मतलब टोटल डेबिट इक्वल टू टोटल क्रेडिट, इसका मतलब क्या है, फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन बोल रहा है टोटल डेबिट इक्वल टू टोटल क्रेडिट होना चाहिए हर ट्रांजैक्शन का। तो एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी, ये मेरा फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन है, कुछ देर पहले ही आपको सिखाया था। एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी, और इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्विटी का मतलब होता है कैपिटल प्लस प्रॉफिट, और प्रॉफिट का मतलब रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, रेवेन्यू बा गेन, एक्सपेंसेस बा लॉसेस। तो मैं बोल सकता हूं ये दोनों का नेचर देखो, एसेट एंड लायबिलिटी को मैं अगर इधर लेके जाता हूं, एसेट एंड लायबिलिटी एक्सपेंसेस सेम नेचर है, और लायबिलिटी, इक्विटी एंड रेवेन्यू ये सेम नेचर है। इसका मतलब लायबिलिटी, रेवेन्यू एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड रेवेन्यू अगर बढ़ता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो कौन सा साइड में है बेटा,
क्रेडिट जिससे जैसे ही बढ़ेगा तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, डिक्रीज करने के लिए ऑपोजिट डेबिट, और एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस जैसे जितना बढ़ेगा उसको डेबिट करना पड़ेगा, और कैंसिल करने के लिए रिड्यूस करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। स्टेप 6, आइडेंटिफाई द जर्नल बुक। कौन सा जर्नल बुक में ये ट्रांजैक्शन को हम लोग ने आइडेंटिफाई कर लिया, वहां पर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। एंड स्टेप 7, पास द जर्नल एंट्री यूजिंग द डबल लाइन और सिंगल लाइन, वो बाद में हम बात करेंगे। अब आते हैं एक दो आइटम का। मान लीजिए पहले ही आइटम बोलता हूं, कैपिटल इंट्रोडक्शन ₹10,000, जर्नल क्या होगा? आप बोलेंगे सर कैपिटल अकाउंट डेबिट ना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। मैं पूछूंगा क्यों? पहले स्टेप 1, ट्रांजैक्शन क्या है बेटा? ट्रांजैक्शन है कैपिटल इंट्रोडक्शन। मेजरमेंट कब क्या है सर? 1,00,000 रुपया। टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग कब है सर? जब पैसा दिया है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, कौन सा अकाउंट आइडेंटिफाई किए हैं सर? 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, 1 कैश अकाउंट और दूसरा, एक है कैश अकाउंट और दूसरा क्या है? कैपिटल अकाउंट। कैश कैटेगरी में आता है? एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। कौन सा कैटेगरी में आता है बेटा? एसेट। वेरी गुड। और कैपिटल कौन सा कैटेगरी में आता है? इक्विटी। वेरी गुड, वंडरफुल। इक्विटी, वेरी गुड। अच्छा, कैश इंट्रोड्यूस करने से मुझे ये बताइए तो कैश का बैलेंस बढ़ता है ना घटता है? बढ़ता है सर। बढ़ता है। तो अगर कैश का बैलेंस इस ट्रांजैक्शन से बढ़ता है तो मुझे कैश को डेबिट करना चाहिए ना क्रेडिट करना चाहिए? क्रेडिट सर। दिमाग ठंडा कर वानी पी। आपका अगर ट्रांजैक्शन से कैश का बैलेंस बढ़ता है तो आपका एसेट बढ़ रहा है, तो बेटा एसेट अगर बढ़ता है तो क्या करना पड़ेगा बेटा? डेबिट। डेबिट करना पड़ेगा। समझ में आया? तो कैश को डेबिट करेगा। अच्छा, आपका कैपिटल क्या है? कौन सा कैटेगरी में आता है? इक्विटी सर। आप कितना कैपिटल देंगे, कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा ना घटेगा? जितना कैपिटल बिजनेस में लाइएगा तो बिजनेस का कैपिटल का क्वांटम बढ़ेगा ना घटेगा? बढ़ेगा। तो अगर इक्विटी का बैलेंस बढ़ेगा ना घटेगा? कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा ना घटेगा? सर बढ़ेगा। इक्विटी का क्या प्रोसेस है सर? अगर बैलेंस बढ़ता है तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। क्रेडिट। देखो इक्विटी के लिए क्या लिखा है बेटा? क्रेडिट। यस और नो? यस सर। तो जर्नल क्या होगा? आप लोग बोलिए। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। समझ में आया? एकदम क्लियर क्या बेटा? यस सर। डन। अच्छा, आप लोग बोलिए ठंडे दिमाग से, कोई हड़बड़ी नहीं, कुछ लिखना पड़ेगा नहीं, हम लोग तो कल कराएंगे ही। ड्राइंग्स का क्या जर्नल होगा? पहले सर स्टेप 1 स्टेप 2 हम लोग बच्चे की तरह करेंगे, हाँ मजा करके। स्टेप 1 क्या होगा बेटा? आइडेंटिफाई व रिकॉग्नाइज द ट्रांजैक्शन। क्या ट्रांजैक्शन है? क्या ट्रांजैक्शन है? ड्राइंग है सर। ट्रांजैक्शन है विथड्रॉन ऑफ कैश 10,000 बाय द प्रोप्राइटर। 10,000 रुपया लेके चला गया। क्या मेजरमेंट है सर? यस, मॉनिटरी मेजर किए 10,000। वेरी गुड। 10,000 टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग कब होगा? सब दिया पैसे। वेरी गुड, वेरी गुड। अकाउंट का इन्वॉल्वमेंट बोलिए, कौन कौन सा अकाउंट है सर? ड्राइंग धीरे धीरे भाई, हम लोग बहुत 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 ऑर्डिनरी स्टूडेंट है, हम लोगों को धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा। हम लोग हड़बड़ी नहीं कर सकते बेटा। जो लोग पंडित है वो तो ट्यूशन में जाएगा, हम लोग जैसे बोर्डिंग क्लास में क्यों रहेगा? वो तो एक दिन में पूरा कंसाइनमेंट का प्रॉब्लम करा देगा, फॉर्मेट करा देगा, क्या झमेला है। हम लोग तो धीरे धीरे करेंगे। क्या क्या अकाउंट इन्वॉल्व है बेटा? ड्राइंग और कैश। अकाउंट क्या है? अच्छा, क्यों ड्राइंग? बिकॉज पैसा लेके जा रहा है उसका नाम है ड्राइंग, और कैश चला जा रहा है इसलिए कैश। वेरी गुड। तो मेरा जो 5 ग्रुप है, कौन सा ग्रुप में कौन जाएगा? ड्राइंग मेरा क्या है बेटा? एसेट है। एसेट का पैरामीटर में ड्राइंग सेट करता है। लायबिलिटी में क्या ड्राइंग सेट करता है? नो सर। ड्राइंग तो लायबिलिटी सर एक्सटर्नल पार्टी का था। इक्विटी में सेट करता है?
Yes, sir. किसी बंदी ने ये बोला है सर ये एक्सपेंसेस है, ये मैं जानता हूं बचपन का फॉल्ट है, बचपन से डिफेक्ट आ रहा है। एक्सपेंसेस, बेटा एक्सपेंसेस का मैंने डेफिनेशन बचपन भूल जाओ, एक्सपेंसेस का डेफिनेशन मैंने क्या दिया बेटा? एक्सपेंसेस मीन आउटफ्लो ऑफ एसेट। सर हाँ कैश जा रहा है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। ये कौन सा रेवेन्यू अर्न कर रहा है जिसके लिए प्रोवाइडर पैसा लेके जा रहा है? ये रेवेन्यू के साथ कोई कनेक्टेशन है? नो। अगर ये पैसा जो विड्रॉ करके लेके जा रहे हो एक्सपेंसेस रेवेन्यू के साथ कोई कनेक्शन नहीं है तो कभी भी नहीं आएगा। ओके ओके ओके, समझ में आया? सो दैट इज द आपका कौन सा कैटेगरी में पड़ेगा? इक्विटी के कैटेगरी में आएगा ड्राइंग्स। डन। अच्छा, कैश कौन सा कैटेगरी में आएगा? Assets. वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा मुझे आप बोलो जर्नल एंट्री क्या होगा? धीरे धीरे ड्रॉ करने से, क्या ड्राइंग करने से कैपिटल का बैलेंस, इक्विटी का बैलेंस बढ़ता है ना घटता है? घटता है बढ़ता सर। है। तो इक्विटी को घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यान से, हर बारी नहीं। ड्राइंग एक्सटेंड डेबिट टू Debit. कैश Credit. मैंने सिर्फ बोला है इक्विटी को घटाने के लिए क्या करना पड़ता है, डेबिट ना क्रेडिट। Debit. डेबिट सर। तो डेबिट ड्राइंग सर। अगर मेरा इक्विटी को घटाता है तो ड्राइंग्स को क्या करूंगा? Debit करेंगे सर। डेबिट सर। वेरी गुड। Debit और मेरा करेंगे। कैश ड्राइंग से कैश विड्रॉ करके लेके जा रहा है तो कैश को क्या करूंगा? क्रेडिट Credit. कैश का डिक्रीज हो रहा है ना बढ़ रहा है? Decrease हो रहा है सर। डिक्रीज हो रहा है। कैश डिक्रीज करने के लिए क्या करूंगा बेटा? क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट करेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या हुआ बेटा? ड्राइंग अकाउंट Drawing account डेबिट debit. Drawing account debit. आपने तो बोला था डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, तो कैश ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू Cash account. ओके। Cash मैं और ज्यादा जर्नल नहीं कराऊंगा, ये सब जर्नल में कराऊंगा कल। ओके, आप लोग सिर्फ ये 5 हेड और ये प्रोसेस सिर्फ इतना ही देख के मेरे कल क्लास में आइएगा। आई थिंक सब लाइन टू लाइन पकड़ पकड़ के मैंने समझाया है। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? किसी का कोई प्रॉब्लम बेटा? नहीं सर जी। अच्छा, किसी ने कुछ बोला है क्या बेटा? किसी ने कुछ बोला है? तो क्या मैं यहां पर स्टॉप कर सकता हूं? Yes Yes sir. sir. थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडेंस। होल्ड। क्या करेंगे? स्टॉप करेंगे।